अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक नया चैप्टर है, चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर बायो इनर्जेटिक्स। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर के मुतालिक, मुकम्मल चैप्टर के मुतालिक आज एक इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि जब हम इसको फर्दर चलाएं तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी बातें अच्छी तरह से समझनी हैं ताकि आप लोगों को पूरे चैप्टर के मुतालिक कुछ हिंट्स आपके माइंड में आ जाएं और आगे आप लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर लें। तो हमारे पास जो आज का चैप्टर है वो है बायो इनर्जेटिक्स। बायो इनर्जेटिक्स का मतलब होता है द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बच्चे, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, जिसका मकसद ये है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर का मकसद भी यही है। इस चैप्टर के अंदर आप लोग ये तमाम चीज़ें डिटेल से समझेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास सन है वो पूरी अर्थ को कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, या जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो सन से कैसे एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को वो एटीपी और एनएडीपीएच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर बाद में इसी एटीपी और एनएडीपीएच के थ्रू हम कैसे ग्लूकोज वगैरह शुगर मॉलिक्यूल बनवाते हैं। फिर बाद में हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे शुगर मॉलिक्यूल जब टूटते हैं फर्दर उनसे कैसे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो मुकम्मल ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मकसद ये है कि हमारे पास सबसे पहले एनर्जी सन से आती है, सन से एनर्जी प्लांट्स में आएगी, प्लांट्स से ये एनर्जी टूटेगी जिसको हम भी यूज़ करते हैं या दूसरे एनिमल भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे आज के मतलब के जो चैप्टर है इसका ये मकसद है मेन। आप लोग इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप लोग पहले भी जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा। यहाँ आपको मैं डिटेल से इसके बारे में पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आप लोग ये भी देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी चीज़ें रिएक्टेंट हैं और कौन सी प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप लोग मतलब कि छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं वो आमतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट भी हैं। इनके अलावा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया। ये चीज़ें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आप लोग दो किस्म के पढ़ेंगे, एक को हम नाम देते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और दूसरे को कहते हैं एसेसरी पिगमेंट। जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया, ए को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेन पिगमेंट कहते हैं। आगे चल के हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दो हिस्से होते हैं, एक को हम नाम देते हैं हेड और दूसरे को हम कहते हैं टेल। तो एक हमारे पास हिस्सा क्लोरोफिल का ऐसा होगा जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच करेगा। तो इसलिए ए को क्लोरोफिल ए को हम नाम देते हैं मेन क्लोरोफिल। इनके अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं। लफ्ज़ एसेसरी का मतलब होता है मददगार। इसमें आते हैं क्लोरोफिल बी, सी और डी। इनके अलावा हमारे पास हैं कैरोटीन, कैरोटीनाइड और कुछ हमारे पास हैं ज़ेंथोफिल। तो इनको हम नाम देंगे एसेसरी पिगमेंट का। एसेसरी पिगमेंट हमारे पास वो हैं जो क्लोरोफिल ए के साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो क्लोरोफिल ए हैं उनको हम मेन क्लोरोफिल कहते हैं या मेन पिगमेंट कहते हैं। मेन का मकसद ये है कि अगर क्लोरोफिल ए नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इनके अलावा ये जो तमाम हैं इनको हम नाम देते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी का मतलब होता है मददगार, जो क्लोरोफिल ए के साथ मिल के काम करते हैं। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है और लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सबसे पहले लाइट को अब्जॉर्ब करने वाले हमारे पास होते हैं कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड के बाद होते हैं क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी के बाद होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल ए। क्योंकि क्लोरोफिल ए हमारे पास मोर सेंसिटिव हैं, जो चीज़ सेंसिटिव है उसको एंड पे रखा हुआ है ताकि लाइट की अगर ज़्यादा इंटेंसिटी हो तो ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट को पहले कौन अब्जॉर्ब करें, कैरोटीनाइड। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे।
इनके अलावा आप लोग फर्दर ये पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हमारे पास दो रिएक्शन हैं और फोटोसिंथेसिस को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे चल के आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कि फोटोसिंथेसिस को हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही रिएक्शन के अंदर एक साइड से रिडक्शन हो रही है और दूसरी साइड से हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही वक्त में एक साइड से रिडक्शन हो और दूसरी साइड से ऑक्सीडेशन हो, इसको हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। फर्दर आप लोग फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक का नाम है लाइट रिएक्शन और दूसरे का नाम है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो है जो लाइट की मौजूदगी में होता है। तो लाइट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होगा ये दिन के वक्त होगा और लाइट रिएक्शन के दौरान हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा ATP और दूसरा हमारे पास बनेगा NADPH। ये दो चीज़ें बनेंगी इस रिएक्शन के दौरान। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन लाइट और मतलब कि लाइट की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में होता है। ये दिन के वक्त भी होगा और रात के वक्त भी होगा। इस डार्क रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं कैल्विन साइकिल, या इसको हम कहते हैं एक नाम और इसका हो गया, क्या है भाई, कैल्विन साइकिल। एक और हमारे पास है C3 पाथवे। ठीक है, या इसको हम और भी नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो ये रिएक्शन दिन और रात दोनों में होगा। डार्क रिएक्शन के दौरान ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ATP और NADPH। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम बना लेंगे शुगर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज बनेंगे। ठीक हो गया। फर्दर आप लोग इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे केमियोस्मोसिस। आप लोगों को इसमें हम एक और भी टॉपिक बताएंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दौरान जो ATP बनती है उस प्रोसेस को बोलते हैं केमियोस्मोसिस। अब ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें ग्लूकोज की फॉर्मेशन के मुतालिक थी। अब जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसे फर्दर उससे एनर्जी रिलीज होगी। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। आगे चल के आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इनके अलावा इनकी दो टाइप्स और भी हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसी के अंदर एक टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना और ग्लूकोज से बना देना पायरुवेट। ग्लूकोज हमारे पास क्या है, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। जब वो ग्लूकोज टूटेगा तो उससे बन जाएंगे 3 कार्बन कंपाउंड जिसे नाम देते हैं पायरुवेट का। फर्दर ये पायरुवेट टूटेगा, इसको हम एक और साइकिल में लेके जाएंगे जिसे हम नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दौरान हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले हम पायरुवेट की ऑक्सीडेशन करते हैं। जब पायरुवेट की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो पायरुवेट के टूटने से, पायरुवेट आपके पास से 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये टूटेगा तो 2 वाला बनेगा। 2 वाले को नाम देते हैं एसिटिक एसिड। फिर हम इस एसिटिक एसिड को फर्दर एक एंजाइम के साथ मिलाएंगे, एसिटाइल को एंजाइम के साथ, जैसे हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल को ए, या इसको हम नाम देते हैं एक्टिव एसीटेट। ये फर्दर क्रेब्स साइकिल में दाखिल होगा और ऐसे हम मतलब कि पहले जब पायरुवेट को हम कन्वर्ट करेंगे 2 कार्बन कंपाउंड में जो कि हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम एंजाइम के साथ मिलाएंगे और ये बन जाएगा हमारे पास एक्टिव एसीटेट। एक्टिव एसीटेट को फर्दर हम आगे चल के मिलाएंगे एक और चीज़ के साथ जिसका नाम है ऑक्सालोएसीटेट। ये 6 कार्बन वाला हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सिट्रेट, एसोसिट्रेट, अल्फा क्यूटिकुलेट्रेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट एंड ऑक्सालोएसीटेट। ये फर्दर बन जाएगा। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट एक और चैप्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी चेन, या इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम भी देते हैं। तो बच्चे ये इस चैप्टर का आप लोगों के पास एक मुकम्मल एक इंट्रोडक्शन था। ये तमाम टॉपिक हमने डिटेल से पढ़ने हैं, तो आज आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनको 1 बाय 1 डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे।